This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू काफ़ी टेक्निकल है। फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज। और यकीनन इस टॉपिक पर हमारे साथ आज हमने जिस शख्सियत को ज़हमत दी है अपने इस प्रोग्राम में, वो इस शोबे में एक ऐसा नाम है जो जहां हम ऑडिट की बात करते हैं, जहां हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो लोगों के जहन में एक नाम बड़ा तेज़ी से सबसे पहले उभरता है। जिस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र में टॉप 5 में आ जाता है, इसी तरह से जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र की तरह एक नाम उभर कर आता है, वो है सैयद असद अली शाह साहब। आज हमारे मेहमान सैयद असद अली शाह साहब मैनेजिंग पार्टनर हैं डेलॉयट पाकिस्तान के। आपका ताल्लुक़ ऑडिट की दुनिया से बड़ा पुराना है। टैक्सेशन पर आपके बहुत काम किए हैं आपने, और तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, टैक्सेशन पर हम आज आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और आप से हम कुछ थोड़ा सा मालूमात का ज़ख़ीरा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ग़ालिबन इसी वीक पड़ोसी मुल्क में हमारे इंडिया में जी 2 दिन पहले काफ़ी तवील अरसे से काम हो रहा था, लेकिन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ इसमें एक्सपीडाइट किया इसमें, और करने के बाद एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, और वो लॉ है वन नेशन वन टैक्स। तो इसमें एक इस तरह की बात समझ आ रही है कि जिस तरह से हम बात करते हैं वन विंडो ऑपरेशन की, हम बात करते हैं 32-33 मुख्तलिफ टैक्सेस की, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो स्लोगन इंडिया का है वन नेशन वन टैक्स, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? जी, ये बहुत ब्रेक थ्रू रिफॉर्म हुआ है मैं समझता हूँ इंडिया में, और ये लॉ सिर्फ नहीं है, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, और इस अमेंडमेंट पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा था वेरियस गवर्नमेंट में। डिकेड्स, मेरे ख्याल में कोई 15-20 साल से ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, और इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको कहते हैं। अच्छा सर, ये तो पूरा इसमें मैं जानना चाहता था कि वन नेशन वन टैक्स का जो है ये इसके बारे में। अब इसमें मैं अगर ये पूछना चाहूँ आपसे कि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अगर ये वन नेशन वन टैक्स जैसा मॉडल हम पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहें। जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले तो ये है कि ये समझ लें कि ये है क्या टैक्स। जी, ये टैक्स बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान में जैसे आपको पता है कि इंडिया भी फेडरेशन है, पाकिस्तान भी एक फेडरेशन है जी, और फेडरेशन में एक यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर, हमारे पास हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स देन वी आल्सो हैव अ थर्ड टियर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये दरअसल हिंदुस्तान में जो सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, सबसे बड़ा जो टैक्स होता है दुनिया में वो सेल्स टैक्स होता है, और सेल्स टैक्स फिर एक गुड्स पे होता है और एक सर्विसेज के ऊपर होता है। तो इंडिया में ये है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो कि मेन टैक्स होता है वो स्टेट्स में है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सर्विसेज टैक्स है वो सेंटर में है, यूनियन कलेक्ट करता है। हमारे पास उससे उल्टा है, हमारे पास जो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सूबों में है, और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो मसला ये होता है कि जो दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो वैट का, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल्स टैक्स एक होना चाहिए, जो कि सारी जो चेन है बिजनेसेस की, और अल्टीमेटली देखें ये टैक्स जो है कंज्यूमर पे करता है। तो कंज्यूमर के ऊपर जो है उसको कॉस्ट जो है मिनिमाइज़ करने के लिए और बिजनेसेस के लिए कन्वीनियंस के लिए
ये ज़रूरी है कि इस टैक्स को इस तरह से इम्पोज़ किया जाए कि प्रेफरेबली एक अथॉरिटी हो, अगर एक अथॉरिटी ना भी हो, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, तो वो आपस में मिल के काम करके इस तरह से करें कि ये आम कंज्यूमर के लिए और टैक्स पेयर के लिए एक टैक्स लगे। इसीलिए वो कहते हैं वन टैक्स वन नेशन। अभी क्या था इंडिया में कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो हैं डिफरेंट सूबों में गुड्स पे कलेक्ट करते थे, और सर्विसेज टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फिर वो अलग उनका टैक्स होता है सूबों का, और सेंटर का अलग होता है। फिर एक सूबे से दूसरे सूबे में जब गुड्स जाते हैं, अगर आप हिंदुस्तान जाएं तो वहाँ पर आप बॉर्डर एरियाज़ में आपको ट्रक्स की एक लातादाद जो है वो मिलेगा। इतना इनकन्वीनियंस होता है गुड्स को पास करने में एक सूबे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और उसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स भी हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वैल्यू एडिड टैक्स है। आप अगर 10% टैक्स है किसी गुड्स के ऊपर, तो आप परचेज जब करते हैं एक मैन्युफैक्चरर, एक सप्लायर से, तो वो 100 रुपये की चीज़ परचेज करता है तो उस पर 10 रुपये टैक्स देता है। फिर जब वो 15 रुपये की 150 रुपये की बेचता है तो उस पर लाइबिलिटी उसकी 15 रुपये आती है, 10%। तो वो जो इनपुट टैक्स है जो आपने परचेज़ किया 10 रुपये, उसका आपको क्रेडिट मिलता है। तो नेट टैक्स आप 5 रुपये पे करते हैं। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो है वो जो भी टैक्स रेट है 10% है, तो उसको वो जो फाइनल प्राइस है उसका 15 रुपये ही पड़ता है। अच्छा, अब जब डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे की टैक्स की डिडक्शंस अलाउ नहीं करते हैं, इनपुट टैक्स अलाउ नहीं करते हैं, और मल्टीपल उनके आपस में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अभी हो रहा है कि FBR में, और हमारे यहाँ सूबा सिंध में SRB है उसमें, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसमें, उनके लॉज मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े हैं, टैक्स रिकन्सिलिएशंस नहीं होती हैं। उसमें सफ़र कौन करता है? बिजनेस कम्युनिटी सफ़र करती है। और क्या होता है कि वो टैक्स का बर्डन जो है, हमारे यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा 17% टैक्स रेट है, जो कि इस रीजन में बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स में हाईएस्ट है, 17% ऑलरेडी। ये GST की बात कर रहे हैं आप? मैं GST की बात करता हूँ। उसके ऊपर जो है जो अनरजिस्टर्ड, अगर आपका कस्टमर जो है अनरजिस्टर्ड है तो 2% आप और लेते हैं उससे, तो 19% हो जाता है। अच्छा, अब ये क्योंकि ये झगड़े हैं FBR के और सूबों के और फेडरेशन के, तो अभी फाइनेंस एक्ट में जो सूबाई टैक्स है, सर्विस टैक्स, उसको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। तो उस वजह से जो ये टैक्स रेट जो है और बढ़ के 21-22% हो जाता है। फिर हमारा जो है जो इनकम टैक्स है वो भी आपको पता है विदहोल्डिंग टैक्स है, वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस तरह से आर्बिट्रेरली असेसमेंट्स करती हैं कि इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर देती हैं। तो इफेक्टिव टैक्स रेट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई 25-30% के बराबर है इस वक्त जो है, जो कि दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, देखें, ये जो है गरीब आदमी के ऊपर टैक्स जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। 70-80% लोग जो हैं हमारे बिलो पावर्टी लाइन या $2 अ डे के ऊपर जो हैं, तो उनके ऊपर जो है ये इफेक्टिव टैक्स जो है हर चीज़ पे 25-30% उनके ऊपर पड़ता है। ये मतलब मेजॉरिटी क्योंकि गरीब लोग हैं। तो इसलिए आप अगर देखेंगे कि जो गरीब मुल्क हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का रेट जो है वो 6% से लेकर 15% तक वेरी करता है, कहीं भी 25-30% नहीं है। अच्छा, इसमें सर इससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सिस्टम तो ओवरऑल आपकी बातों से लग रहा है कि ये अच्छा है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर अभी देखें, अभी उन्होंने कानून पास किया है, अमेंडमेंट किया है, और बड़ी बात यह है कि ये इसमें बड़े झगड़े थे वहाँ पर भी। फेडरेशन में आसान नहीं होता वहाँ पर भी, जो है वहाँ पर भी स्टेट्स में, फेडरेशन में, पॉलिटिकल पार्टीज में, सब में झगड़े थे, 15-20 साल लगे। लेकिन डिस्कशंस, डिबेट, अल्टीमेटली अब इंडिया में ये रियलाइजेशन है कि दे वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनका ग्रोथ रेट देखें, पहली मरतबा इस साल जो है दुनिया में लार्जर इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हो गया, 7.5 या 7.9%, चाइना से भी बढ़ गया। अच्छा, तो अब वो एक्सेल करना चाह रहे हैं।
तो ये बड़ी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने ये एग्री किया कि हम सब मिलके इसको रिफॉर्म करेंगे। अच्छा। तो अगर मुल्क को ठीक करना है तो मेरे ख्याल में ये मैसेज है हमारे फेडरेशन के लिए भी, हमारी सूबाई हुकूमतों के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, कि इस तरह के काम करें, इस तरह के काम करें। क्योंकि इस सिंगल रिफॉर्म में एस्टिमेट करते हैं, जो सिर्फ इंडियंस नहीं कह रहे हैं, बेनिफिशियरी की तादाद जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कहते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट कर ले इंडिया तो इससे उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 1.5 से 2% बढ़ जाएगी। अच्छा, जो 7.5 ऑलरेडी तो है। कितना बेनिफिट होगा इकोनॉमी को, जो 7.5 से 9.5 10% सिर्फ एक रिफॉर्म की वजह से हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि इफ अडॉप्टेड तो इसका इम्पैक्ट जो है, हमारे पास 18th अमेंडमेंट की शक्ल में एक रुकावट है, सूबाई मुख्तारी है, और फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पाकिस्तान में ये कि सूबाई हुकूमत एक अलग पार्टी की है, वफाकी हुकूमत अलग पार्टी की है, वहाँ भी ऐसे ही है जी, वहाँ भी ऐसे ही है। देखें तो सूबाई हुकूमतें अलग हैं, यहाँ पर उधर भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं, लेकिन देखें जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आता है इसमें अगर हम इस तरह के रिफॉर्म्स करेंगे उसमें लोगों का फ़ायदा है, सारे सूबों का फ़ायदा है, सारी मतलब ये है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं सब ये बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, तो सबको फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो मेरे ख्याल में पहल करने वाली बात है। ये डिबेट जो है इस तरह के रिफॉर्म पे अभी शुरू हो जानी चाहिए। हम बहुत अरसे से जो है हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। देखें जी, बात यह है कि इस दुनिया में जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो हम compete कर रहे हैं ना बाकी दुनिया से। हमारे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है वो आपको पता है कि बहुत ख़राब है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये है कि वो इस साल जो है 138 पर आ गया है, 138 पर आ गया। पिछले साल वो 128 था और इंडिया थोड़ा सा हमसे पीछे था इसमें, और उससे पहले 72 था। अब जो है वो इस साल जो है हम 138 पे आ गए, वो 120s में आ गए। अगर इफ वी डिसाइड टू मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द बैरियर्स इन पाकिस्तान, दिस वन नेशन वन टैक्स? देखें इसमें ज़ाहिर है बहुत बैरियर्स होंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इश्यूज आएंगे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के मेंटल ब्लॉक्स हैं और इम्पेडिमेंट्स हैं। तो इस चीज़ को आगे प्रोग्रेस करने के लिए इंडिया में भी इट वाज द बिजनेसेस, उनका जो ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, उन्होंने इसको लीड किया, लॉबी की, और इसको 10-15 साल लगे कि उन्होंने सारे स्टेट्स को भी कन्विंस किया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कन्विंस किया, और अल्टीमेटली दोनों हाउसेस ने उसको बाय पार्टिजान तरीके से जो है उसको किया है। तो इसमें मेरे ख्याल में हमारे जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, फेडरेशन है, हमारा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ओवरसीज़ चैम्बर है, दूसरी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ जो अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, और हमें एक इस डायरेक्शन में मतलब प्रोग्रेस करना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगी, हमारी एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और लोगों के मसाइल कम होंगे, करप्शन कम होगी। अगर ये ऐसे होता है तो सर फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि देखें ना, मल्टीपल टैक्स एजेंसीज, डिफरेंट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज, करप्शन के हेड्स कम हो जाएंगे, करप्शन के हेड्स कम हो जाएंगे। और प्लस ये है कि अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और सारे जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, या तो एक टैक्स अथॉरिटी हो जाए सूबों की और फेडरेशन की, या फिर अगर अलग अलग भी हैं तो कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बने जिससे FBR और SRB और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, PRA और KP का और बलूचिस्तान का, वो उनकी थिंकिंग माइंडसेट ये हो कि साथ काम करना शुरू हो जाए। अच्छा से ये बताइए कि हु कैन बी द बेनिफिशियरी? अगर हम ये सिस्टम पे जाते हैं, स्टेट बेनिफिट स्टेट के लिए बेनिफिशियल है या प्रोविंस के लिए है?
दोनों के लिए बेनिफिशियल है जी। देखें बात यह है कि हमें दोनों के लिए क्या है, दोनों तो हमेशा लड़ते हैं। नहीं, दोनों के लिए इस तरह से है कि इसमें टैक्स कलेक्शन भी आपकी इंप्रूव होगी जब आप यूनिवर्सल वैट सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा लिटिगेशन में और डिफरेंट अथॉरिटीज़ के झगड़ों में, तो लोग बिजनेस पे फोकस करेंगे, एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, ज़्यादा बिजनेसेस आना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में और उससे फिर ज़्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, तो सबका फ़ायदा है इसमें। सर इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगी, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इस बेसिक प्रॉब्लम के हल से बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए ना जी, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1.5 to 2% तक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। इट विल हैव अगर आप हमारा $300 बिलियन का जीडीपी है तो आप समझें कि $6 बिलियन का पोटेंशियल गेन हो सकता है पूरी इकोनॉमी को, सारे सूबों को। अच्छा, आपके ख्याल में कौन कौन सी फोर्सेस इसमें रेजिस्टिंग फोर्सेस हो सकती हैं और कौन कौन सी फोर्सेस लॉबिंग कर सकती हैं? देखिए गलबन जैसे आपने बताया फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉबिंग करे अगर ये तो बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लस ये जो प्रोफेशनल ट्रेड एसोसिएशन हैं। कंसेप्चुअली इससे मेरे ख्याल में डिसएग्री करना बहुत मुश्किल है। कंसेप्चुअली अगर आप इसको समझ जाएं, टैक्सेशन को जो लोग समझते हैं और जो फिस्कल सिस्टम को समझते हैं तो उनको तो मेरे ख्याल में वो और बिजनेसेस जो हैं वो तो सब उन सब का फ़ायदा है, पूरे मुल्क का फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंज्यूमर है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज इससे ये हो सकता है कि आप इफ़ेक्टिव टैक्स रेट रिड्यूस करें लेकिन उसको वाइडन करें ताकि ये इसकी कलेक्शन जो है उसमें लीकेजेस कम हो जाएंगी। लीकेज अच्छा सर, एक चीज़ जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, जिसके बारे में अक्सर शिकायत रोज़ाना उठाई जाती है कि करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। तो अगर हम 32-33 टैक्सेशन हेड्स को कम करके एक में ले आएँ तो इसका मतलब है कि 31-32 हेड्स करप्शन के ख़त्म हो गए हमारे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? ये जी बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। एम तो यही होना चाहिए कि जो है टैक्स नंबर ऑफ टैक्सेस जो हैं वो भी रिड्यूस हो, मेन टैक्सेस हो, और नंबर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं, जो कलेक्टर्स हैं वो भी कम हो। अब आप सिंध में ही देख लें कि सिंध में जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे, एक आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एक आपका सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो ये सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है। तो ये तो तीन तो मेजर, उसके अलावा और डिपार्टमेंट्स जो हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट सेस वगैरह वो अलग कलेक्ट करते हैं। फिर आप आ जाएं लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अपनी टैक्स कलेक्शंस करती हैं, फेडरल FBR जो है वो अलग अपनी टैक्स कलेक्शन करता है। तो मतलब बड़ी आसानी से रिफॉर्म ये हो सकता है कि कम से कम सूबों में टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी तो एक करते हैं ना, एक करते हैं, और पहले फर्स्ट स्टेप में सब सूबों में एक होना चाहिए मेरे ख्याल में। इसी तरीके से फिर या तो हम FBR और सूबों की अथॉरिटीज़ का कोई मर्जर कर दें जिसमें उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो और उनकी और एक एजेंसी बन जाए और अच्छी एजेंसी, क्योंकि ये भी हमें पता है कि हमारे जो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन जैसे बनी है उन्होंने कहा है कि हमारी FBR जो है उसको हमें अगर अपना रेवेन्यू सिस्टम ठीक करना है तो उसको डिसबैंड करके नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा, तो मेरे ख्याल में क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पे आ जाती है तो उसको ठीक करने से बेहतर है कि आप नई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, क्योंकि यू हैव टू डू लॉट ऑफ अनलर्निंग बिफोर यू लर्न। बिल्कुल। तो आई थिंक इस पे भी सोचना चाहिए कि FBR और सूबों की ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। अच्छा सर, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि रिवर्स ऑफ बेनिफिट्स हो के कितने चांसेस होंगे? 18th अमेंडमेंट ने तो सूबों को खुद मुख्तारी दी है, राइट, कि हर सूबे का इंडिपेंडेंट कानून है। अब इस मॉडल को अडॉप्ट करने के बाद क्या ये रिवर्स ऑफ बेनिफिट्स नहीं है और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? देखें 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट
किया जाता है। 18th अमेंडमेंट से कोई ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं बनी है, बल्कि सूबों के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ फंक्शंस जो हैं जो ऑलरेडी सूबों में थे, हेल्थ, एजुकेशन, वो पैरेलल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फेडरेशन में भी चल रही थी, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनकी कॉस्ट भी ट्रांसफ़र कर दी गई। एज़ फार एज़ दी फिस्कल साइड इज़ कंसर्न, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये जो सर्विस टैक्स है वो पहले से सूबाई मामला था, तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई कि उसमें फंक्शंस जो है स्ट्रीमलाइन हो गए और क्लैरिटी आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट ना, हमें आगे बढ़ना है। बात तो ये है कि देखें सूबों का क्या रोल है, फंडामेंटल रोल जो है जिन सेक्टर्स में है वो बेशक वही करते रहें। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई मामला है, बिल्कुल, एजुकेशन है, हेल्थ है, यानी सोशल सेक्टर्स जो हैं वो उनके पास हैं, एग्रीकल्चर उनके पास है। अब वो काम वो करते रहें, एफिशिएंटली करें, उनको एम्पावर करें, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए। तो पैसा कलेक्ट इस तरह से करें, सूबों को भी पैसा चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करें ऐसे तरीके से, और जो कि एफिशिएंट भी हो और लोगों को तकलीफ भी कम हो। लोगों को तकलीफ कम, देखें ना, क्योंकि जब आप टैक्स लेते हैं लोगों से, वो 30-40% आपकी इनकम का अगर कोई ले ले आपके जेब से निकाल ले तो तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो ये इतना आसान काम नहीं है, तो यू हैव टू बी टैक्टफुल, और इस तरह से करना चाहिए इस सिस्टम से कि लोग जो है समझें कि भाई ये तो हमें देना ही है, तो आराम से वो दे दें। और सिस्टम जो है ऑटोमेटेड होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि उसमें डिस्टॉर्शंस कम से कम हो, करप्शन का जो है रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए। इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। अच्छा से ये एक चीज़ हमारे पास जो बेहतर भी होती है, एक हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि हम हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस सिस्टम की या इस मॉडल की, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट मॉडल है जो हम देख रहे हैं, या इसके पीछे कोई दूसरे लोगों का हाथ है और कोई दूसरा इंटरेस्ट इसमें है? ये बड़ी अच्छी आपने अच्छा सवाल किया। देखें, शक की नज़र से देखना जो है ये कोई गलत बात नहीं है जी, और डाउट करना जो है हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जी। तो जब तक आप डाउट नहीं करेंगे तो सही तरीके से चीज़ें, बात यह है कि डाउट करें और उसको कोई भी चीज़ नहीं है उसको जो है आप क्रिटिकली एनालाइज करें, लेकिन ऑब्जेक्टिवली उसको एवेल्युएट करें, और अगर वो आपको सही समझ में आती है कि इस रिफॉर्म का बहुत फ़ायदा होगा, ओपन माइंड जी, यू शुड हैव एन ओपन माइंड एंड यू शुड डाउट, उसी से सारी तरक्की होती है। बिल्कुल, जो है ना, अगर आप डाउट नहीं करेंगे और एक चीज़ आपकी फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, और मतलब ये है कि मतलब हर चीज़ को आप ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि जो भी नीचे चीज़ आ गई आप एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, तो डाउट करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ओपन माइंड से चीज़ों को एवेल्युएट करें। तो ये जो चीज़ है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, पूरी दुनिया में एग्रीड है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल वैट का। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है पूरी दुनिया में इस तरफ जो है जी, डायरेक्शन तो यही है। सर सबसे ज़्यादा बरतानिया में जो हम सुनते चले आए हैं वहाँ पर कि हर चीज़ में वैट एक अलग से काउंट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेटली चीज़ है। बरतानिया में है, सारे यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, कॉमन लॉ कंट्रीज़ में, हर तरफ जो है मतलब यही मूवमेंट इसी तरफ है कि जो है टैक्स नंबर ऑफ़ टैक्सेस जो हैं वो रिड्यूस की जाएं, रेट्स रिड्यूस किए जाएं, लेकिन टैक्स नेट को एक्सपेंड किया जाए और सिस्टम के लूप होल्स जो हैं वो रिड्यूस किए जाएं, लोगों की तकलीफ़ जो है वो कम की जाए। अच्छा सर, अगर हम ओवरऑल इस सिस्टम की बात करते हैं, तो अब इस सिस्टम की अब ये हम सिर्फ ओनली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करें, हम ओवरऑल इंटरनेशनल बात करें कि अब जैसे इन केस ऑफ मिडल ईस्ट एंड सऊदी अरब, वहाँ पे तो टैक्सेशन बहुत मिनिमम है, राइट, कि उनके पास वैसे ही आमदनी इतनी है कि टैक्सेशन की उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो टैक्स पर इन्हिसार करता है, पाकिस्तान इन्हिसार करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का।
नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जनाब असद अली शाह साहब के साथ जारी रहेगा। सर, वक्फे पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल कर रहा था कि ग्लोबल अगर हम सिनेरियो में देखें इस सिस्टम को, जो कि यकीनन बहुत अच्छा है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे हम गल्फ़ की तरफ नज़र डालें, बहुत तेल की आमदनी है, सऊदी अरब की रिलीजियस टूरिज्म की बहुत आमदनी है, तो वहाँ पर टैक्सेस पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है जिस तरह से दूसरे मुल्कों में है। तो उस तनाजुर में इस सिस्टम को हम देखें, ठीक है, हमें अपना मुल्क पर देखना चाहिए, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? मुख्तलिफ हैं। देखें जी, ये जो इनको कोई 30, 35, 40 साल जो है तेल की आमदनी इतनी मिल गई है इन मुल्कों में, छोटे छोटे मुल्क हैं, पॉपुलेशंस बहुत कम है जी, और उसमें तेल की आमदनी इतनी मिल गई तो उनको कोई और टैक्स अपने लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब के तेल की प्राइस अब इतनी गिर गई है तो अब आप देखें वहाँ पर भी बात हो रही है टैक्सेशन की और वैट की, और उनको मेरे ख्याल में लगाना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल रही कि $50 और $40 से पर बैरल रही वहाँ पर प्राइस, तो अगले 2-3 साल में सऊदी अरेबिया में और दूसरे मुल्कों में उनको कुछ ना कुछ टैक्स लगाना पड़ेगा। ये उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उनके डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए हैं, उनकी दे हैव बीन लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, तो देयर इज़ अ लिमिट टू विच यू कैन डू दैट। अच्छा सर, अगर हम अब इस तरफ वापस पाकिस्तान की तरफ पलट कर देखें तो आप क्या समझते हैं कि इसको विन विन सिचुएशन बनाने के लिए ये वन टैक्स वन नेशन को अगर हम पाकिस्तान में अडॉप्ट करें तो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स किसी ने इससे बेनिफिट ले सकते हैं? कितना बेनिफिशियल होगा इनके लिए? पहली बात तो ये दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स जो लेजिटिमेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जी, जो टैक्स देते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान में ये है कि जो टैक्स देता है उसी को और ज़्यादा टैक्स करते हैं टैक्स अथॉरिटीज़। जो आउट ऑफ नेट है वो आउट ऑफ नेट ही रहेगा। तो इस निज़ाम को चेंज करने के लिए जो एक्चुअल लेजिटिमेट टैक्स पेयर्स हैं उनको तो बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि वाइडन हो जाएगा से टैक्स नेट, और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ एंड डिफरेंट टैक्सेस वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ही ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नो ब्रेनर कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो जाएगी और बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी उससे, और अगर इस पे कंसेंसस हो जाए जो कि आसान नहीं होगा बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, तो आसान क्यों नहीं होगा? अब जैसे एक तरफ तो बिजनेस कमेटी का ये रोना होता है कि कितने महकमों में हम जाए, वही बात है ना कि हम जैसे आपने कहा कि हम डाउट करते हैं, डाउट करना बुरा नहीं है, लेकिन हम डाउट करते ही रहते हैं। उसको मतलब ये है कि वी डोंट डाउट टू गेन नॉलेज बट वी डाउट फॉर द सेक ऑफ डाउट, फॉर द सेक ऑफ डाउट, बिल्कुल, मुखालफत बराबर मुखालफत, मुखालफत फॉर द सेक ऑफ, फिर मतलब हम अपने अपने टर्फ्स में खेल रहे होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो मतलब हम ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मुल्क को फ़ायदा करना है, और मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव को नहीं दे, और समटाइम्स वी लुक एट पर्सनल ऑब्जेक्टिव रादर देन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, मेन चीज़ ये है कि इफ़ द पॉलिटिशियंस are interested in improving our economy and if they are interested in public interest जो है, तो ये कोई ब्रेनर नहीं है, इस पे सबका इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन इतना आसानी से रियल लाइफ में होता नहीं है। हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हमसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, और वहाँ पर भी स्टेट और यूनियन और उनकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बड़े बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इतने बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें उनको 10-15 साल लगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो है, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है इंडिया में, हमारे सिस्टम उनसे मुख्तलिफ नहीं है, लोग मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल। तो what India has done with great difficulty
वी कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। अगर तो तजुर्बे से रेडीमेड, लेकिन अब बात यह है कि इसको इनिशिएट करना चाहिए। इसमें मतलब यह कि इसमें 3 साल 4 साल तो लगेंगे कम से कम। कौन करेगा इनिशिएट जो है, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिजनेसेस को करना चाहिए, उनकी एसोसिएशंस को करना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडीज़ को करना चाहिए, एंड जो अच्छी जो तब्दीली चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मेरे ख्याल में अगर तब्दीली चाह रहे हैं तो ये तब्दीली है जो है तब्दीली फॉर गुड। बिल्कुल। तो आई थिंक ये तो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली इस तरह के। देखें आगे जो है कंपटीशन होगी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ेंगी जो कि डिलीवर करेंगे, कुछ डिलीवर किया जी। तो अगर आपने डिलीवर करना है पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनके अवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए, तो दिस इज़ अ मेजर विन विन रिफॉर्म। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू नो टू ग्रैब दिस मोमेंट। और बट मेरे ख्याल में इसको लीड जो करना चाहिए वो बिजनेस को करना चाहिए, पीबीए को करना चाहिए, फेडरेशन को करना चाहिए, ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और रीजनल चैम्बर्स, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, एब्सोल्युटली, और ये ट्रेड एसोसिएशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो ये इसमें यही होंगे। लेकिन सर एक थोड़ी सी आपकी बात से मैं इख्तलाफ करूंगा कि आप कहने कि कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे इसमें। सर एक सिस्टम आपके पड़ोस में उन्होंने इतने तवील अरसे के बाद, बहस और मुबाहिसे के बाद, हमारे पास तो 4 सूबों की हम बात करते हैं, वहाँ पर तो 4 से कितने ज़्यादा सूबे हैं जो सारे लोग मुत्तफिक हो गए। तो आखिर और बिज़नेस में अगर देखा जाए तो बिज़नेस में बड़े नाम इंडिया में टाटा, बिरला, फलाना 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 कितने नाम हैं वहाँ पर। तो जब सारे लोग मुत्तफिक हुए हैं तो हम उनसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हमारा सिमिलर है कल्चर इस तरह से चीज़ों में। तो अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स इसमें तो हम सिमिलर हैं जी। फिकी का डेलीगेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यहाँ आता रहा है, यहाँ का जाता रहा है, आलीशान एग्जीबिशन हमारा इंडिया में होता रहता है और बड़ा कामयाब होता है वहाँ पर। और ये चंडीगढ़ में और अमृतसर में पाकिस्तान के गुड्स जाते रहते हैं। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंटरप्रेन्योर दोनों मुल्कों के आपस में लिंक चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो जब उनका बेनिफिट देख रहा है ये, तो फिर हमको देर किस बात की, हमको 4-5 साल क्यों लगेंगे? अब ये होने को तो उससे जल्दी भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जहाँ एक डेमोक्रेसीज़ जो होती हैं ना, डेमोक्रेसीज़ जो है उसमें बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ता है, हर किस्म के व्यूज़ होते हैं। अगर तो आपके पास वन मैन रूल हो तो वो ओवरनाइट हो सकती हैं चीज़ें। तो जहाँ एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी के, वहाँ पर जो डिसएडवांटेज है it takes time. देखें जी, to come to a compromise, to explain things, to debate things, लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको अल्टीमेटली आपको एक पॉइंट पे लाना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करनी होती हैं, उसमें टाइम लगता है। अच्छा सर, मेरे पास अब वक्त मुख्तसर है, मैं आपसे मुख्तसर से कमेंट्स चाहूँगा। ओवरऑल मुझे आपकी रिकमेंडेशंस चाहिए, योर फाइनल रिकमेंडेशंस, कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी, किस तरह से बेहतर रहेगी? जी, मैं पहले ही ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ास तरह से वो जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स नेट में हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, उनको इस मोमेंट को ग्रैब करना चाहिए, वहाँ से लर्न करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमें इस तरफ मूव करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इन द बैकग्राउंड जो फेडरेशन और सूबों में डिस्प्यूट्स रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में पीपल गिव अप जी। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हमें जो सही चीज़ है जिसमें सबका फ़ायदा है उस तरफ मूव करना चाहिए। तो और ये कोई मुश्किल, जैसे मैंने कहा, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नो ब्रेनर, ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट हो सकता है मुल्क को। तो उसके लिए बिज़नेस एसोसिएशंस को आगे बढ़ना चाहिए। I will also appeal to our political leaders कि उसको स्टडी करें, क्योंकि बात यह है कि आप कब तक जो है वही पुरानी चीज़ें जो है दोहराते रहेंगे। जो है दुनिया चेंज हो गई है, वी हैव टू, लोग जो है नई चीज़ चाहते हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, बेहतर जो है इकॉनमी चाहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। तो उसके लिए जो आइडियाज़ जो हैं, ग्रेट आइडियाज़ जो हैं, उसको हमें जल्दी से समझना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए।
तो पॉलिटिकल लीडर्स से भी मैं अपील करूँगा, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि ये इसको समझें और इस तरफ जो है कदम बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म होगा। ये ऑलरेडी हमारे नेबरिंग कंट्री में हुआ है, वहाँ से हम एक्सपीरियंस जो है, वो कहते हैं ना कि सम पीपल लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स बट वाइज लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स एंड अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। तो हमारे पास ये सिचुएशन है। हमारे लिए जो है, जो एक एक्सपीरियंस हो चुका है, जो एक प्रोसेस हो चुका है, उनकी गलतियों से और उनकी जो चीज़ें उन्होंने सीख के हम आगे बढ़ें तो अक्लमंदी होगी, ये बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया असद साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी मुफीद मालूमात आपसे हासिल हुई हैं। थैंक यू। नाजरीन, असद अली शाह साहब से हम बात कर रहे थे टैक्स रिफॉर्म्स पर, और टैक्स रिफॉर्म्स में बेहतरी लाने के मुख्तलिफ ज़राए पर हम बात कर रहे थे। मुझे यकीन है कि ये बात से आप भी इतने ही फैज़याब हुए होंगे। आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।